गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आ गए सभी? लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन चल रहा था, कौन बताएगा? विक्रांत। विक्रांत बताएंगे आप? विशव। विशव आप बताओगे? व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन लास्ट क्लास। आशुतोष कुमार सिंह तुम ही बताओ। यस सर। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, फिर उसका कैपेसिटेंस स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद जो पैरेलल कैपेसिटेंस था उसका थोड़ा सा बताया था। आपने बोला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो हम लोग पिछले क्लास में जो है वो बातें शुरू किए थे कैपेसिटेंस की, और उसमें आपको बताया गया कि कोई भी अगर कंडक्टर है तो उसके लिए जो चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो होता है दैट इज ए कांस्टेंट and it depends on the geometry of that particular conductor, जिसको आप नाम देते हो capacitance of that conductor। और फॉर ए मेटालिक स्फीयर हम लोगों ने देखा कि ये जो कैपेसिटेंस है वो आप लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से। इसकी यूनिट के ऐसा यूनिट के बारे में बताया गया कि फैराड है। 1 कूलम का चार्ज दिया और उसके इन्फ्लुएंस में ऑब्जेक्ट का अगर पोटेंशियल 1 वोल्ट का होता है तो उसका कैपेसिटेंस आप बोलते हो कि 1 फैराड का है। और 1 फैराड का अगर एक स्फीयर बनाना है तो उसका जो रेडियस होना चाहिए 9 इंटू 10⁹9 मीटर का होना चाहिए रेडियस उस पर्टिकुलर स्फीयर का, अगर आपको प्रिपेयर करना है एक ऐसा स्फीयर जिसका कैपेसिटेंस 1 फैराड का हो। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई। साथ में आपको ये भी बताया गया कि अगर वो कंडक्टर जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आइसोलेटेड अगर नहीं है, तो आइसोलेटेड नहीं है तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा इट विल डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट ऑफ अदर कंडक्टर्स इन इट्स नियर बाय रीजन। उसके आसपास में दूसरे कंडक्टर्स को आपने कैसे प्लेस किया है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, और जनरली
आपको मिलेगा कि एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड कंडक्टर के कंपैरिजन में दूसरे कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी हायर। कितना बड़ा होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि दूसरा कंडक्टर प्लेस कैसे किया गया ना। फिर हम लोगों ने बात करी थी एक डिवाइस की जिसको बोला था कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस जिसका की कैपेसिटेंस आसपास में प्लेस दूसरे कंडक्टर के से इंडिपेंडेंट हो, कि दूसरा कंडक्टर आपने रखा कैसे है कहाँ पे, उससे इंडिपेंडेंट हो, उसको आप कैपेसिटर कहते हैं। और ऐसा अगर आपको डिवाइस बनाना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी कि उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक छोटे से रीजन में कन्फाइंड रहे, उस रीजन के बियॉन्ड उस फील्ड का अपीयरेंस ना हो। तो बाहर में आप कहीं भी कोई भी कंडक्टर रख दो, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो ना होगा उस पे, और ऐसे केस में वो हमारा पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो होगा दैट इज गोइंग टू वर्क लाइक ए कैपेसिटर, है ना। यस सर। और साथ में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बातें शुरू किए थे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस कैसे लिखना है बता दिया था नहीं? नहीं सर। अच्छा ठीक है। तो सर पैरेलल प्लेट कि आपने बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के अंदर रहेगी, कंडक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होगी। हाँ चलो, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि अगर एक पर्टिकुलर मेटल की दो प्लेट है, दोनों की प्लेट एरिया बराबर है, और उन दोनों को हम लोगों ने एक दूसरे से माइन्यूट सेपरेशन पे अगर प्लेस कर दिया, और एक को जितना प्लस का चार्ज दिया है दूसरे को उतना ही माइनस का चार्ज दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो केवल और केवल इन दोनों प्लेट के बीच के रीजन में होगी। दोनों प्लेट के लेफ्ट या राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट कैन वर्क लाइक ए कैपेसिटर, है ना। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक असेंबली हो गई दो कंडक्टर्स की जिनकी प्लेट एरिया एक ही है, एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी। एक प्लेट को हमने प्लस का क्यू, दूसरे को माइनस का क्यू चार्ज दिया, तो वॉट एवर चार्ज वी हैव गिवन टू दिस प्लेट इट विल बी ऑन इट्स इनर सरफेस। ये तो बात हो चुकी है कि इनर सरफेस पे आएगा। यस सर। और जो निगेटिव चार्ज आपने इसको दिया है वो इसके अंदर वाले सरफेस पे आएगा, माइनस का क्यू इसके अंदर वाले सरफेस पे आएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स होगी अगर देखें तो इस वाले प्लेट के कारण भी दाहिनी तरफ होगी और इस वाले प्लेट के कारण भी दाहिनी तरफ होगी, दोनों के कारण सेम डायरेक्शन में होगी भाई, है ना। और सेम मैग्नीट्यूड की भी होगी, क्योंकि दोनों के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम है। तो क्यू डिवीजन में ट्वाइस ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव वाले प्लेट के कारण, और क्यू डिवीजन में ट्वाइस ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट निगेटिव वाले प्लेट के कारण, दोनों के कारण फील्ड जो होगी सेम डायरेक्शन में, और नेट फील्ड जो हो गई दैट इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो गई। ठीक है ना, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई दोनों प्लेट के बीच में होगी। यस सर। अब अगर हमको ये जानना है कि ये दोनों प्लेट के बीच का क्या पोटेंशियल डिफरेंस होएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही डी आर वेक्टर ले लेते हैं। डीवी हमको मालूम है कि माइनस ऑफ ई डॉट डी आर से आप लिखते हो भाई
E vector और dr vector both are in the same direction, तो q upon a epsilon naught into dr, this will be the dv इस एलिमेंटल चेंज ऑफ पोजीशन में। नाउ अगर हम इसको पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट यानी कि r की वैल्यू 0 से लेकर d के लिए इंटीग्रेट कर दें तो दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। यस सर। यस सर। माइनस ऑफ q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट dr, इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू d, x इक्वल्स r इक्वल्स टू 0 पे प्लेट कौन सी है, पॉजिटिव प्लेट, उसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव नाम दे दिया, ये नाम है ना, पॉजिटिव प्लेट को दिखाने के लिए भी पॉजिटिव नाम दे दिया और निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल भी निगेटिव कह दिया। अगेन ये भी हमने नाम लिखा है उसका, है ना, पोटेंशियल का। तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा भाई, v नेगेटिव माइनस v पॉजिटिव एंड इट विल बी माइनस ऑफ q बाई a एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और dr का इंटीग्रेशन r, लिमिट रख दिया d। तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इट कैन बी रिटन एज qd बाई a एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हो। यस सर। दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रखिए कि पॉजिटिव प्लेट विल बी एट हायर पोटेंशियल, है ना। अब जो कैपेसिटर्स है उसका जो कैपेसिटेंस है, उसका जो डिफिनीशन है वो स्लाइटली डिफरेंट है एज कंपैरिजन टू द आइसोलेटेड कंडक्टर, क्योंकि कैपेसिटर के प्रॉपर वर्किंग के लिए हम देखेंगे तो हमेशा जो है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हमको देना होगा, है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वी हैव टू प्रोवाइड ऑलवेज। तो नेचुरल है कि चार्ज गिवन टू द कंडक्टर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल अगर लिखेंगे तो चार्ज इज गिवन 0, है ना, प्लस माइनस होकर के 0 हो जाएगा। इसलिए कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसको डिफाइन करा जाता है चार्ज गिवन टू आइदर ऑफ द प्लेट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। यस सर। कैपेसिटेंस of a capacitor is defined as the ratio of charge given to either of the plates and potential difference between the plates। ठीक है, ये डिफिनीशन है कैपेसिटर के लिए, तो दिस शुड बी रिमेम्बर्ड, ठीक है। जैसे कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या डिफाइन किया था, चार्ज गिवन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, यहाँ पे चार्ज गिवन टू आइदर ऑफ द प्लेट यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज जो आपने दिया वो डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। दो जो प्लेट बनेंगी चाहे जिस भी शेप की हो, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसके साथ हमको रेशियो करना होगा, इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज द कैपेसिटेंस, ठीक है। और यही वर्किंग का तरीका भी होगा, कोई भी असेंबली आपको दी जाएगी उसका कैपेसिटेंस आपको निकालना होगा, तो आप एक प्लेट को प्लस का दूसरे को माइनस का सेम अमाउंट का चार्ज दे दोगे, ठीक है, और फिर जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उससे आप दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने का प्रयास करोगे, वॉट एवर द वे यू मे यूज, है ना, जो भी आपको तरीका लगे वो आप यूज कर सकते हैं। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको सिंपली लिखना है, ठीक है। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, चार्ज आपको मालूम है, तो Q और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो कर देंगे, दैट विल बी द कैपेसिटेंस।
क्लियर? तो अगर Yes, आपको sir. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखना है तो सी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्यू डिवीजन में V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव से लिखा जाना है। इट इज द डेफिनेशन। तो ये यहां से आपको क्या मिल गया, ये लिखा जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखने का ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। दिस विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट एक कांस्टेंट मिला, एरिया Yes, प्लेट sir. एरिया और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि दैट इज रिलेटेड विद द ज्योमेट्री ऑफ दैट प्लेट। ठीक है ना? अरे आज तो बड़ी संख्या कम दिख रही है भाई, क्या बात है, सब गायब है। फिजिक्स में कम हो जाती है सर, वैसे 30-31 रहती है। हाँ हाँ यस सर। क्यों कम हो गया? हम्म सर कुछ बच्चे सर, लिंक फोन्स नहीं देते तो इसमें ज्वाइन भी नहीं करते होंगे। हाँ क्या चीज? सर कुछ बच्चे 4-5 बच्चे नॉर्मल क्लासेस में भी रिस्पॉन्स नहीं देते मैथ्स के लिए, तो इसमें वो लिंक की वजह से आए थे। ये लिंक की प्रॉब्लम भी है क्या? हो सकता यस है। सर, मेरी भी एक क्लास नहीं हो पाई थी इसकी वजह से। हम्म। ये जो रेगुलर फिजिक्स करके लिंक बन रही है, इसको ढूंढने में लोगों को दिक्कत हो रही ना। ओके। और ये बन रहा मेन ऑफिस से, तो वहां पे आ रही है ये लिंक, इसको हटाया भी नहीं जा सकता। सर फिर आप अपनी मीटिंग जनरेट करके कर दीजिए ना, वो तो मिल जाएगी सबको। नहीं, मैं मीटिंग पहले से मीटिंग जनरेटेड है ना, वो वहीं से ऑफिस से ही जनरेट होके आ जा रही है, तो फिर अब मैं जनरेट करूंगा दो दो लिंक हो जाएगी। वो लिंक हटाना नहीं है, दिक्कत ये है ना। यस सर, क्योंकि मैं तो इसलिए कह रहा था कि मैंने सब ने कर दिया था उनके, तब वो भी था दोनों ने कार्ड थे, सबको एक पे ज्वाइन कर दिया। हम्म, चलो, तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लिखने का तरीका। अब एक ज्योमेट्री और की बातें कर लेते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, अगर दो मेटालिक सिलेंड्रिकल सेल है बराबर लेंथ की, अलग अलग रेडियाई की, और दोनों को कोएक्सियली प्लेस कर दें, है ना। जैसे ये दो सिलेंड्रिकल सेल हमने लिया, दोनों की रेडियस अलग अलग, एक का R1 दूसरे का R2 मान लिया। ठीक है, दोनों को कोएक्सियली हमने प्लेस कर दिया है। ये एक्सिस ऑफ द सिलेंडर हो गया, दोनों का सेम होना चाहिए। ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2। इसको प्लस का क्यू चार्ज दिया अंदर वाले शेल को, और बाहर वाले शेल को माइनस का क्यू चार्ज दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसका टॉप व्यू या बॉटम व्यू बनाना चाहे तो कैसा दिखेगा? सर्कल के रूप में दिखेगा ना। यस सर। ऊपर से Yes, sir. देखें तो ये अंदर वाले सिलेंडर का ये एक सर्कल दिखेगा R1 रेडियस का, और बाहर वाला जो सिलेंडर है वो हमारा ऐसे R2 रेडियस का एक सर्कल दिखेगा, है ना।
इस पे चार्ज आपने प्लस का क्यों दिया है, बड़े आसानी से आप ये जस्टिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ गॉस थ्योरम कि जो भी चार्ज आपने इस अंदर वाले शेल को दिया है दैट विल बी ऑन इट्स आउटर सरफेस। ठीक है ना, ये इसके बाहर वाले सरफेस पे जाएगा। मेटल के अंदर फील्ड 0 होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जो भी चार्ज दिया है वो इसके बाहर वाले सरफेस पे जाएगा, और जो बाहर वाले शेल को आपने चार्ज दिया है वो पूरा का पूरा चार्ज इसके अंदर वाले सरफेस पे आएगा, और वो भी आप आसानी से गॉस थ्योरम का हेल्प लेके जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, टू कंडक्टिंग cylindrical cell of radius R1 and R2 of equal length L is placed coaxially। ठीक है, प्लस Q चार्ज is given to inner cell and minus Q to outer cell। बड़े आसानी से हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं गॉस थ्योरम का हेल्प लेके कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस R1 से छोटे रेडियस का अगर हम ऐसे सिलिंड्रिकल सरफेस बनाएंगे तो उसके अंदर में इंक्लोजर ऑफ चार्ज क्या मिलेगा, 0। यस सर, यस सर। और R2 से बड़े रेडियस का ऐसे आप अगर सिलिंड्रिकल सरफेस बनाओगे तो उसके अंदर में भी चार्ज जो होगा वो 0 हो जाएगा। वहां भी आप देख सकते हो कि फील्ड जो होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो केवल इन दोनों सिलेंडर का जो बीच का ये रीजन है, इसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऐसे रेडियल होगी पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का अपीयरेंस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच के रीजन में होगी। ठीक है ना, कितनी होगी अगर चाहो तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लाइन चार्ज की वजह से फील्ड लिखना आता है उसको यूज करके। अगर नहीं तो आप जो है उसको गॉस थ्योरम का हेल्प लेके कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो मान लो कि आपने ऐसे एक सिलिंड्रिकल गासियन सरफेस लिया, आर रेडियस का लिया, और जिसका एक्सिस आपने जो है अपने सिलिंड्रिकल एक्सिस के साथ अपने सिलेंडर के एक्सिस के साथ कोइंसाइडिंग प्लेस कर दिया, वाई लेंथ का लिया, और उसके लिए गॉस थ्योरम आप अप्लाई करना चाहते हो। तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ई डॉट डी एस, ये आपको मालूम है चार्ज इंक्लोज डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट से लिखते हुए। अब ये क्लोज सरफेस बनाना है तो हम लोग क्या करें, प्लेन अपर ई डॉट डी एस कर दें, प्लेन लोअर के लिए ई डॉट डी एस कर दें, और कर्व सरफेस के लिए ई डॉट डी एस कर दें। तो ये तीनों सरफेस के करस्पॉन्डिंग आपका सरफेस क्लोज हो जाएगा। प्लेन अपर, प्लेन लोअर और कर्व तीनों मिला दिया तो क्लोज हो गया। तो ये लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन हो गया। राइट साइड में चलते हैं तो इस सिलेंडर के यल लेंथ में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल। और उसमें आपके इस गासियन सरफेस के अंदर में कितनी लेंथ आ रही है सिलेंडर की, वाई लेंथ, तो चार्ज इंक्लोजर कितना हो जाएगा, क्यू बाई एल इंटू वाई। क्यों लिख सकते हैं ना, यस सर, क्यू बाई एल इंटू वाई, दैट इज द चार्ज इनसाइड द गासियन सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये राइट साइड ऑफ द इक्वेशन बन गया।
अब जब प्लेन अपर सरफेस पे आप जाओगे तो एरिया वेक्टर होगी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियल ऐसे होनी है, तो दोनों की परपेंडिकुलरिटी है या जीरो है, उसके कारण ये जीरो हो जाएगा। जैसे R1 से अंदर में आओगे तो फील्ड ही नहीं है वहां पे, है ना। R1 से अंदर में फील्ड नहीं है ना, Yes, sir. तो Yes, वहां sir. पे जीरो हो गया। और R1 से R के बीच में फील्ड तो है, बट एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया। उसी तरीके से प्लेन लोअर के लिए भी जीरो हो जाएगा, ठीक है क्या। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों प्लेन जो सरफेसेस हैं उसके लिए आपको दिखा कि इट इज जीरो। अब कर्व सरफेस पे जब हम चलते हैं तो कर्व सरफेस हमारा ऐसे था, ये वाला ऐसे सिलेंडर लिया था हमने, तो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे क्या कर्व के लिए। Yes, sir. तो इधर ds ई ds हो जाएगा, Yes, sir. इंटीग्रेशन फॉर द Yes, sir. कर्व सरफेस, और ये इक्वल हो जाएगा क्यू वाई डिवीजन में एल एप्सिलॉन नॉट। ई कांस्टेंट भी होना है इंटीग्रेशन से बाहर, कर्व सरफेस के लिए ds क्यू वाई बाई एल एप्सिलॉन नॉट। ds का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये जो सिलेंडर लिया है इसके कर्व सरफेस की एरिया हो जाएगी, दैट इज 2 पाई r इंटू y, है ना। Yes, sir. a इंटू 2 पाई r इंटू y, ये हमारा कर्व सरफेस की एरिया, और ये हो गया क्यू वाई बाई एल एप्सिलॉन नॉट। तो फील्ड के लिए इंफॉर्मेशन हो गया कि ये लिखा जाएगा Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू R, दिस विल बी द फील्ड। अब इसको अगर आप देखो तो एक लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है, कैसे लिखते हो, लैम्डा डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R से लिखते हो ना, Yes, sir. Yes, sir. लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होने पे, और Q बाई L लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो उसी डायरेक्टली भी आप ये लिख सकते थे, है ना, आपके पास नॉन इन्फॉर्मेशन है, Yes, sir. तो वहां से आप लैम्डा की जगह पे Q बाई L लिख दो, लिख सकते हैं ना, Yes, sir. चार्ज पर यूनिट लेंथ। Yes, sir. बोलो भाई, ठीक है, लिखा जा सकता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मनदीप लिख सकता है। Yes, sir. Yes, sir. तो वहां से भी डायरेक्टली आप इसको लिख सकते थे। ये पूरी वर्किंग केवल इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए है कि ये इन्फिनिटली लॉन्ग नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसके लिए हमने इसको जो है वो पूरा वर्कआउट करा है। क्योंकि दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज माइन्यूट एज कंपैरिजन टू देयर लेंथ, है ना, तो वहां पे जो इन्फिनिटली लॉन्ग वाली क्राइटेरिया है दैट कैन आल्सो बी अप्लाइड। तो वही सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना था, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, यही तो बताया गया कि अगर आपको कैपेसिटेंस लिखना है तो क्या करोगे, चार्ज क्यू आपने माना ही है कि दिया, अब दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिख करके क्यू का उस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रेशियो कर देना है, तो डीवी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, दैट इज माइनस ऑफ क्यू डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर डी आर, एंड नाउ इंटीग्रेट इट फ्रॉम R1 टू R2, है ना, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, R1 जो है वो पॉजिटिव प्लेट है तो V पॉजिटिव नाम दे दिया, R2 जो है निगेटिव प्लेट है तो उसको V निगेटिव का नाम दे दिया, तो V निगेटिव माइनस V पॉजिटिव दैट इज Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। Yes. 1 बाई R का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, मनस्वी बताएगी।
मनस्वी, 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? जसजीत, सर ln r। तो ये हो जाएगा आपका ln r, और इंटीग्रेशन की लिमिट r1 टू r2। ये निगेटिव इधर में ट्रांसफर ले लेते हैं, तो v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव, दैट विल बिकम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो q डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l इंटू ln r2 बाई r1 है ना, log a माइनस log b log a बाई b होता है। तो एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर आपसे पूछा जाता है तो उसको लिखने का फॉर्मूला हो गया क्या? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डिवीजन में ln r2 बाई r1। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। L लेंथ का सिलेंडर है, R1 और R2 की रेडियाई है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l ln r2 बाई r1। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखने का। अब एक ज्योमेट्री और हम लोग कर लेते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर। हाँ, तो ये 3 स्पेसिफिक केसेस हमको पता भी हो जाएंगे कि इसके कैपेसिटेंस क्या लिखने हैं, और साथ में हम लोग तरीका भी समझ लेंगे कि क्या हमारा तरीका है कि कैपेसिटेंस किसी असेंबली का कैसे लिखना। ठीक है, यस सर। केसेस हो जाएंगे तो आपकी क्लियरिटी आ जाएगी ना भाई कि हमारा क्या क्या वे ऑफ अप्रोच होगा किसी भी असेंबली का कैपेसिटेंस अगर लिखना है तो स्फेरिकल कैपेसिटर। अगर 2 स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग है, नेचुरल है, दोनों को कंसेंट्रिकली प्लेस करा आपने, एक का रेडियस r1 दूसरे का रेडियस r2। अंदर वाले को प्लस का क्यू चार्ज दिया, बाहर वाले को माइनस का क्यू चार्ज दिया। अगेन हम लोग देख सकते हैं कि अंदर वाले को जो भी चार्ज देंगे वो उसके बाहर वाले सरफेस पे जाएगा, मेटल के अंदर फील्ड 0 करने के लिए, और बाहर वाले को जो भी चार्ज आपने दे रखा है इट विल बी ऑन इट्स इनर सरफेस, वो इसके अंदर वाले सरफेस पे आएगा, माइनस का क्यू। ठीक है, यस सर। गॉस थ्योरम अगर आप यूज करो तो देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ किस रीजन में होगी। भाई जरा सोचो, गॉस थ्योरम को देख यूज करके देखो तो बताओ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी।
या गॉस थ्योरम नहीं तो सिंपल तरीका भी कोई यूज करके देख लो, बताओ। सर अंदर ही होगी। Inner cell is given charge capital Q and outer minus Q। किसी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का तरीका क्या होता है भाई? अगर शेल है तो बाहर के पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले चार्ज के कारण देखेंगे, अंदर वाले सेल के कारण तो बाहर की तरफ होगी, क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से लिखी जाएगी, और इसके कारण इधर की तरफ होगी और ये भी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से लिखी जाएगी, क्योंकि दोनों के बाहर है ये पॉइंट। आपको दिख रहा है कि दोनों के कारण फील्ड इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा। यस सर। तो बाहर में कैंसिल, अंदर में यहाँ पे जाते हो तो ये दोनों सेल के अंदर है, तो दोनों सेल के कारण वहां पे फील्ड 0 होगी, तो यहाँ पे फील्ड नहीं होगी। तो R1 से छोटे रेडियस में फील्ड नहीं होगी, R2 से बड़े रेडियस में फील्ड नहीं होगी। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो केवल R1 से R2 के बीच में होगी, है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्यों? क्योंकि R1 से R2 के बीच में केवल अंदर वाले सेल के कारण फील्ड होगी, बाहर वाला सेल उस फील्ड को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा ना जी। यस सर। कितनी होगी? तो डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है, यू कैन राइट दैट क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से लिखा जाएगा, दैट विल बी द फील्ड यस सर। बिटवीन एनुलर रीजन। आउटसाइड रीजन और इनसाइड R1 दोनों जगह पे फील्ड 0। तो अब हमें अगर दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो डीबी हमको मालूम है माइनस ऑफ ईटा टी आर से लिखना है, तो ये हो जाएगा माइनस का क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर। नाउ इंटीग्रेट इट फ्रॉम R1 to R2, है ना, dv फ्रॉम V पॉजिटिव टू V नेगेटिव। तो V नेगेटिव माइनस V पॉजिटिव, दैट इज माइनस ऑफ क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 ना। यस सर। अच्छा, एक चीज आप देख रहे हो कि ये पूरा ऐसे इंटीग्रेट करके भी बनाने की जरूरत नहीं है ना। यस सर। बट आपको चूंकि बोर्ड में पूछा जा सकता है ना, डेरिवेशन भी आ सकता है, तो इसलिए मैं इसको फुल डेरिवेशन दिखा रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में कभी ऐसा सिचुएशन मिलता है तो आपको आसानी से दिखता है ना। इसको चार्ज आपने प्लस का क्यों दिया, इसको माइनस का क्यों चार्ज दिया। तो अगर आपको इसका पोटेंशियल लिखना होगा तो इसके कारण इसका पोटेंशियल लिख सकते हैं, इसके कारण इसका पोटेंशियल लिख सकते हैं। हाँ, दोनों का अलग अलग पोटेंशियल लिखो। देखो इसी चीज को कैसे आप आसानी से बिना किसी इंटीग्रेशन के आप लिख सकते हो। अंदर वाले का V पॉजिटिव का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जो उस पे चार्ज है उसके कारण हो जाएगा क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और जो इस पे चार्ज है उसके कारण हो जाएगा माइनस का क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। होगा ना अंदर वाले का पोटेंशियल। यस। और बाहर वाले का पोटेंशियल V नेगेटिव, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल अंदर वाले के कारण चार्ज के कारण 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आउटर पोजीशन है तो R2, और जो उस पे चार्ज है उसके कारण क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये बनेगा V पॉजिटिव और V नेगेटिव दोनों सेल के पोटेंशियल। यस V सर। पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराओगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, जो इधर में दिखा था हमने। ठीक है, डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो।
एक चीज तो बड़ी आसानी से आपको इधर में दिख जा रहा है इस सिचुएशन में कि बाहर वाले सेल का जो चार्ज है दैट इज नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, है ना। बाहर वाले सेल का जो चार्ज है वो दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ओनली इस बात पे डिपेंडेंट होगा कि अंदर वाले का चार्ज क्या है ना जी। यस सर। स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में हमेशा नहीं। तो इधर से आपको इसका कैपेसिटेंस लिखने का फॉर्मूला क्या हो गया, Q डिवाइडेड बाई V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई R1 R2, है ना। तो एक स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखने का ये आपका फॉर्मूला हो गया। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर is equals to 4 pi epsilon naught R1 R2 divided by R2 minus R1। ये आपका फॉर्मूला होगा। अच्छा, अगर मान लो कि R2 जो है R1 से बहुत बड़ा है, if R2 is very very large as comparison to R1, तो कैपेसिटेंस क्या लिख पाओगे, जरा देख के बताना इसको, एक्सप्रेशन को। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। नीचे से ये R1 को आप निगलेक्ट कर सकते हो R2 के कंपैरिजन में, है ना। हाँ तो सर। R2 R2 ऊपर नीचे का कैंसिल हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस हाँ, क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 R1 हो जाएगा, वन। है ना। अब जरा ये देखिए तो ये क्या है, एक स्फीयर जिसका रेडियस R1 है उसका कैपेसिटेंस है, यस सर। ये है ना। एक स्फीयर जिसका रेडियस R1 है उसका कैपेसिटेंस है ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो इस इंफॉर्मेशन को हम अपने प्रॉब्लम के डिस्कशन में यूज कर सकते हैं। कैसे कि अगर कभी कोई स्फीयर दिया गया है तो उस स्फीयर को हम एक स्फेरिकल कैपेसिटर मान सकते हैं, एक ऐसा स्फेरिकल कैपेसिटर जिसकी दूसरी वाली प्लेट का रेडियस इनफाइनाइट है ना। यस सर। ठीक है ना। तो एक पॉइंट के रूप में इधर में नोट कर दे रहे हैं, दैट मे बी हेल्पफुल फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एन स्फीयर can be treated as a spherical capacitor whose other plate is of infinite radius, जिसकी दूसरी प्लेट का रेडियस इंफिनिटी है। ऐसा हम कभी जरूरत पड़ती है तो हम लोग ऐसा एजम्पशन लेकर के स्फीयर के डिस्कशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है क्या। यस सर। यस यस। Yes.
एक केस आप खुद बनाओ जरा, देखो। मान लो कि आपको कहा गया कि दो मेटल के स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस ए का है, दूसरे का रेडियस बी का है। दोनों को एक दूसरे से डी सेपरेशन पे प्लेस किया गया है, where D is very very large as comparison to A and D is very very large as comparison to B. Two conducting spheres of radius A and B are placed at center to center separation D, which is very large as comparison to A and B. Find the capacitance of assembly. इस असेंबली का हमको कैपेसिटेंस चाहिए। ट्राई करेंगे आप? Yes, sir. तरीका वही है, एक को इसको मान लो कि प्लस का क्यू दे दिया, इसको माइनस का क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है। फिर दोनों के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकाल दो आप, ठीक है। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल जाएगा। फिर आप डी के कंपैरिजन में कहीं प्लस माइनस के रूप में ए भी आ रहा होगा तो उसको आप निगलेक्ट कर लेना, और फाइनली क्यू अपॉन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यू हैव टू कैलकुलेट। ये आपको करना है, करके निकालो तो जरा, देखा जाए कितना अप्रोच मिला आपको। सर क्वेश्चन दिखाइएगा एक बारी।
कल का टेस्ट आप लोगों ने दिया था? Yes, sir. हाँ सर दिया था। कितने लोगों ने दिया था? Please raise your hand. कितने लोगों ने कल का टेस्ट दिया था? बस, और लोगों ने? अभिमन्यु, कासा, आदित्य, जहां, रक्षित, डोंगरा, शशांक, क्वेश्चन, आप लोगों ने नहीं दिया क्या? अच्छा, दिया था, बहुत बढ़िया। कैसा हुआ भाई पेपर आप लोगों का? फिर बढ़िया गया। बढ़िया। कितने 100% कितने लोगों ने सही करे फिजिक्स में? हाथ अपना नीचे कर लीजिए, जिनका 100% सही है वो लोग उठाओ। कितने लोगों का 100% सही है? 100%। ओ, नन। सर 2 क्वेश्चन पूछ लो। तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। वो तो Yes, sir. नहीं आया रिजल्ट अभी। अरे रिजल्ट क्या, वो तो क्वेश्चन तो ऐसे रहे होंगे जो आप आसानी से कर सकते थे, तो उसका आंसर भी आपको पता ही होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन में डाउट है बस। नहीं सर, 2 क्वेश्चन ऐसे थे वो अलग थे वो। अच्छा, डाउट है। Yes, sir. ओके, कोई बात नहीं, डाउट है मतलब आपका सही, आपको उम्मीद है कि सही होनी चाहिए ना? और एक क्वेश्चन मेरा गलती से गलत हो गया, बस एक क्वेश्चन गलत है। अच्छा 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 अच्छा, चलो, मतलब अबव 20 कितने लोगों को लग रहा है कि सही होगा? 20 से ऊपर क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 से ऊपर कितने लोगों को लग रहा है कि सही होगा? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्वेंटी से ऊपर सही होंगे ना? नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, और ऐसे ही हर सब्जेक्ट में हुआ होगा। Yes, sir. Yes, sir. सर बाकी सब्जेक्ट में तो फुल फुल आएंगे मेरे। Yes, sir. किसके? मैथ तो सब सही है। चलो, बढ़िया है, ठीक है। ये हुआ क्या? ये बना किसी का? सही करोगे तो होगा। आओ देखते हैं। अच्छा अच्छा, इंटीग्रेशन को ही यूज करूं या डायरेक्ट वाला यूज करूं, कैसे आपको लगेगा? अच्छा, सर डायरेक्ट वाला। डायरेक्ट वाला लिख लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट वाले के लिए आप इस स्फीयर का पोटेंशियल लिखो, जो चार्ज इस पे दिया गया है। पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव स्फीयर, अगर V पॉजिटिव आप इसको नाम देते हो, तो जो इस पे चार्ज दिया गया है उसके करस्पॉन्डिंग इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A से लिखोगे, Yes, sir. और जो इस पे चार्ज है उसके कारण इसके सेंटर से इसका सेपरेशन क्या है भाई? D माइनस A का। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस का Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस A लिखोगे क्या? आउटर पोजीशन के लिए पोटेंशियल को लिखने का फॉर्मूला है आपके पास, Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R से लिखते हो। तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज जो प्लेट है उसका पोटेंशियल लिख लिया, ठीक है क्या? Yes, sir. पोटेंशियल ऑफ निगेटिवली चार्ज नेगेटिव स्फीयर, ये अगर लिखना चाहोगे
वी नेगेटिव से, तो जो इस पे चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल उसका क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी से लिखोगे, और इस वाले स्फीयर के कारण उसका पोटेंशियल लिखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस बी, इसके सेंटर से इस सरफेस का पोटेंशियल सेपरेशन बी का है। ठीक है, लिख सकते हो ना, ये निगेटिवली Yes, sir. चार्ज का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको चाहिए था, तो V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो भाई, तो क्या बन जाएगा, Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस A माइनस Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस B। लिख सकते हैं क्या, बोलो? Yes, sir. दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, Q, ये A छूटा जा रहा है यहाँ का, Q डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन D माइनस A माइनस 1 अपॉन D माइनस B। लिख सकते हो इसको इतना? Yes, sir. तो कैपेसिटेंस कैसे डिफाइंड है भाई, Q डिवीजन में V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव से डिफाइंड है, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई A प्लस 1 बाई B माइनस 1 बाई D माइनस A माइनस 1 बाई D माइनस B। लिख सकते हैं? D को बोला गया है कि दैट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपैरिजन टू A एंड B, तो यहाँ से A को हम लोग इन कंपैरिजन ऑफ D निगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से B को हम लोग इन कंपैरिजन ऑफ D निगलेक्ट कर सकते हैं। Yes, sir. तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B माइनस 1 बाई D माइनस 1 बाई D, या इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B माइनस 2 बाई D, ये इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. एक इसी तरीके का केस और देखो, ये मान लो कि दो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर्स है ना, दोनों के रेडियाई A और A के हैं, दोनों को एक दूसरे के पैरेलली प्लेस किया गया, इसका भी रेडियस A है और इसका भी जो रेडियस है वो A का है, और एक्सिस से एक्सिस का जो सेपरेशन है वो आपने D का रखा है। ठीक है, एक्सिस से एक्सिस का जो सेपरेशन है वो D का है, तो इसका कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ बतानी है। टू infinitely long wire of radius A are placed parallel to each other with separation between axis as D. Separation between axis as D. Find the capacitance per unit length. यूनिट लेंथ के करस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस इसकी निकालनी है ना? चलो बनाओ, इसको भी ट्राई करो।
थोड़ा आप चाहो तो बी को बहुत बहुत बड़ा मान सकते हो। ऐसे बी इज वेरी लार्ज एज कंपेरिजन टू ए, इसको यूज कर सकते हो। बनता हुआ दिख रहा है। अभिमन्यु, यस सर। बनता हुआ दिख रहा है। यस कर लो। एक बार क्वेश्चन दिखाना। ये देखा जाए इसको। मान लीजिए कि अपने इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा प्लस की लैम्डा दे दी और इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस की लैम्डा दे दी। लेट चार्ज पर यूनिट लेंथ given to left wire is plus lambda and to right wire माइनस लैम्डा। ठीक है, एक को जितना प्लस देना होता है दूसरे को उतना ही माइनस का चार्ज देना होता है ना भाई। तो यस दोनों सर। लाइन अपोजिट चार्ज हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के करेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे अगर आप फील्ड देखोगे तो इस वायर के कारण भी दाहिनी तरफ होगा और इस वायर के कारण भी दाहिनी तरफ होगा। दोनों के कारण जो फील्ड होगा दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन। यस सर। पॉजिटिव वाले वायर के कारण क्या हो जाएगा, लैम्डा डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स से लिखोगे। हाँ, और इसके एक्सिस से इस पॉइंट का सेपरेशन क्या हो जाएगा, बी माइनस डी। डी है ना, डी। तो डी डी माइनस एक्स हो जाएगा।
तो प्लस का लैम्डा डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस एक्स लिखा जाएगा सर। तो डीबी को अगर लिखना होगा तो डीबी आपको माइनस का लैम्डा डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स प्लस लैम्डा डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। यहां से छोटे से एक dx के लेंथ के लिए पोटेंशियल का चेंज। यस सर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस वाले वायर के सरफेस के लिए x की वैल्यू a और इस वाले वायर के सरफेस के लिए x की वैल्यू d माइनस ए लिख सकते हैं ना। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं x की वैल्यू a से d माइनस ए के लिए, और ये पॉजिटिव प्लेट का वायर का पोटेंशियल और नेगेटिव वायर का पोटेंशियल ये हमने लिखा। अब इधर से देखिए तो आप इसको लिख सकते हैं v नेगेटिव माइनस v पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है बाहर हो गया, 1/x dx ln x हो जाएगा। यस सर। ln d माइनस ए डिवीजन में a हो जाएगा, d माइनस ए डिवीजन में a, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का लैम्डा डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln d माइनस x लिमिट a से d माइनस ए, है ना भाई, लिख सकते हो इतना। यस सर। तो ये माइनस को इधर कर लेते हैं तो v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव ये इक्वल हो जाएगा क्या, लैम्डा डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln d माइनस ए डिवीजन में a माइनस लैम्डा डिवीजन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब अपर लिमिट रखेंगे तो ये ln a हो जाएगा और लोअर लिमिट रखेंगे तो d माइनस ए हो जाएगा, तो ln a अपॉन d माइनस ए बनेगा। यस या सर। ये हो जाएगा लैम्डा डिवीजन में पाई एप्सिलॉन नॉट ln d माइनस ए अपॉन ए लिख सकते हैं ना। ये ऊपर नीचे कर दिया तो माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln d माइनस ए बाई ए, और ये भी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln d माइनस ए बाई ए, तो 2 टाइम्स हो गया, ये हो गया, लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा डिवीजन में v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ यस जो हमसे सर। पूछा गया था, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ln d माइनस ए बाई ए, ठीक है ना। स्पेसिफिकली अगर d को आप बहुत बहुत बड़ा कह रहे हैं तो यू मे निगलेक्ट a एज कंपेरिजन टू d, उसको निगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो यही एक्सप्रेशन हमारा जो है ये लिखा जा सकता है पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ln d बाई d बहुत बहुत बड़ा है a से, ऐसा गिवन है, तो उस केस में ये अप्रोक्सीमेशन हमारा हो जाएगा। दैट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर असेंबली, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट जो सिचुएशंस आपको गिवन होंगी उनके आप कैपेसिटेंसेस को लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सर Yes, sir. सर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे ना सर, हमने पढ़ा था ना पहले। कौन सा
सर वो पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज, वो वाला हाँ, term। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को लिखने का फॉर्मूला आपको मालूम था। उसको आप यूज कर सकते थे। तो दोनों वायर के पे जो चार्जेज हैं उनके कारण आप पोटेंशियल लिखते हैं, लेफ्ट वाले सर। वायर का और राइट वाले वायर का, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आपको लिख करके फिर आपको सब्सट्रैक्ट करना होगा या ऐड करना होगा। डिपेंड करेगा इस बात पे कि किसका पोटेंशियल हायर मिलता है, किसका लोअर मिलता है, उसके करेस्पॉन्डिंग लिखने के लिए। क्योंकि वहां पे आपको पोटेंशियल को लिखने का फॉर्मूला नहीं है ना। इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए पोटेंशियल को लिखने का फॉर्मूला नहीं है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है आपके पास, है ना। तो दोनों वायर के कारण दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए। अब अगर पॉजिटिव वाले वायर का पोटेंशियल हमेशा निगेटिव वाले वायर से ज्यादा मिल रहा है दोनों केस में, जो कि मिलेगा, तो उस केस में वो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाएंगे। अगर निगेटिव मिलता, यानी कि पॉजिटिव वाले का निगेटिव के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस आता वो आपका कम आता, तो वहां पे आप क्या करते भाई, सब्सट्रैक्ट कर। हाँ, तो दोनों के कारण पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर के आपको ऐड करना होगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, है ना। ध्यान रखिए, क्योंकि आप डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का फॉर्मूला आपके पास है, डायरेक्टली पोटेंशियल लिखने का वायर के लिए फॉर्मूला नहीं है आपके पास, है ना। हाँ, तो आप वो अगर यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। ठीक। अब ये जो है हमारा कैपेसिटर, उसको हमने बताया कि कैपेसिटर जो है अगर उसको आप चार्ज कर रहे हो तो उस चार्ज के इन्फ्लुएंस में कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जहां कहीं भी होगी या कोई भी फील्ड हो, जहां कहीं भी होगी, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड पीछे में डिस्कस किए हैं वो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं वो, या आगे चल के मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी वो, तो कहीं भी अगर फील्ड है, चाहे वो जिस भी तरीके से जनरेट हो रही हो, तो उस फील्ड के इन्फ्लुएंस में सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है उस रीजन में स्टोर होती है। तो कैपेसिटर भी जो चार्ज है उसकी वजह से कैपेसिटर के प्लेट के बीच में फील्ड है। कैपेसिटर को जब आप चार्ज कर रहे हैं तो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में फील्ड आ रहा है, तो नेचुरल है कि उस फील्ड के इन्फ्लुएंस में हमारा कैपेसिटर जो होगा दैट इज गोइंग टू स्टोर सर्टेन एनर्जी। तो हम ये आप जानना चाहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर कैपेसिटर जब चार्ज किया जाएगा तो उसके द्वारा कितनी एनर्जी स्टोर करी जाएगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं। ठीक है ना। एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर को कैसे लिखना है। सर्किट में कैपेसिटर को जो दिखाने का तरीका है वो दो इक्वल लेंथ की लाइंस को ऐसे पैरेलली जब आप रिप्रेजेंट किए होते हैं तो इट इज द सिंबल फॉर द कैपेसिटर इन द सर्किट। ठीक है। या एक लाइन को आप ऐसे टेढ़ी भी बना सकते हैं, दूसरी को सीधी, ऐसे अगर कहीं पे रिप्रेजेंटेशन है तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर, है ना। तो सर्किट में कैपेसिटर को दिखाने का ये सिंबल है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो कैपेसिटर में दोनों लाइन पैरेलल दिखाई गई है तो वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कोई भी कैपेसिटर हो, है ना। पैरेलल प्लेट हो, सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, उसको सर्किट में दिखाने का यही सिंबल, सिंबल ऑफ कैपेसिटर इन सर्किट।
किसी कैपेसिटर को अगर हमको चार्ज करना है तो क्या करेंगे कि उस कैपेसिटर को एक बैटरी के प्लस और माइनस प्लेट से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये हमारा एक कैपेसिटर है, इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे बैटरी से जोड़ दिया। तो बैटरी को सर्किट में दिखाने का सिंबल तो आप सभी जानते ही होंगे कि एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सेल या बैटरी का रिप्रेजेंटेशन होता है। यस सर। ये शेल दिखाना है सर्किट में तो ये सिंबल होता है। बड़ी लाइन जो है वो पॉजिटिव प्लेट को रिप्रेजेंट करती है और छोटी लाइन जो है वो निगेटिव प्लेट को रिप्रेजेंट करती है ना। यस सर। ईएमएफ क्या होता है भाई? ईएमएफ ऑफ द सेल, जिसको आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? ईएमएफ। जानते हैं आप लोग? किसी बैटरी का ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? नहीं सर पहली बार पढ़ रहे हैं, है? फर्स्ट टाइम पढ़ा सर ये। फर्स्ट टाइम नाम सुना है? अरे अच्छा, तो फर्स्ट टाइम नाम सुना है तो थोड़ा सा बैटरी वर्क कैसे करती है, शेल वर्क कैसे करता है उसको थोड़ा सा समझिए। कोई भी जो आपका वोल्टेइक सेल होता है उसमें होता क्या है कि एक इलेक्ट्रोलाइट होती है जिसमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्लेट को आप डिप किए रहते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें दो अलग अलग मटेरियल की जो प्लेट है वो आपने डिप करा है। इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें पॉजिटिव आयन है और निगेटिव आयन, है ना। इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, केवल एक एक हमने दिखा दिया लेकिन है बहुत सारे, ठीक है ना। तो जो प्लेट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी उस प्लेट की तरफ निगेटिव आयंस जाएंगे, है ना। और जो प्लेट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी उसके तरफ जो है वो पॉजिटिव आयंस जाएंगे। तो जब ये निगेटिव आयन इस प्लेट पे जाएगा तो इसको अपना निगेटिव चार्ज दे देगा इस प्लेट को, और डिपेंड करेगा कि सेल कौन सा है वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। अलग अलग सेल में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट होता है, अलग अलग इलेक्ट्रोड आप डाले रहते हैं, तो अलग अलग सेल में अलग अलग रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन। बट होगा क्या कि जिस पे निगेटिव चार्ज जाएगा, निगेटिव आयन जाएगा, वो वाली प्लेट निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और वो कौन सी होगी? जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी वो वाली प्लेट आपकी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और दूसरी वाली जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो वाली प्लेट जो होगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। जैसे आप घर में जो सेल यूज करते हो अगर उसको आप देखो तो उसमें अगर देखे होगे तो एक कार्बन की रॉड होती है, ड्राई सेल होता है, जो ड्राई सेल की बात कर रहा हूँ, है ना। और वो एक जिंक के जो है वो कवर के अंदर में जो है वो प्लेस्ड होता है, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट जो है सॉलिड फॉर्म में, ड्राई सेल में सॉलिड फॉर्म में जो है वो प्लेस्ड होता है, ठीक है ना। तो कार्बन जो होता है वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल की तरीके से वर्क करता है, कार्बन वाली जो बीच वाली प्लेट होती है, और जो जिंक वाली प्लेट होती है जो कवर होता है उसका, वो आपकी निगेटिव प्लेट की तरीके से वर्क करती है, क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। तो निगेटिव आयन जिस पे गया वो
निगेटिवली चार्ज प्लेट हो गई और पॉजिटिव आयन जिस पे गया वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो गई। तो धीरे धीरे ये आयन्स मूव करते रहेंगे और इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होता जाएगा। उसके इन्फ्लुएंस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा ना। यस सर। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस्ड हो गए एक दूसरे से तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो क्या कर रही है, निगेटिव आयन पे इधर फोर्स लगाएगी, पॉजिटिव आयन पे इधर फोर्स लगाएगी। तो जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण ये जो आयन मूव कर रहे थे उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा। यस सर। ठीक है, निगेटिव आयन इधर अट्रैक्ट हो रहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण और पॉजिटिव आयन इधर अट्रैक्ट हो रहा था। अब फोर्स अपोजिट लग गया, इस फील्ड के कारण इधर इस पे फोर्स लग गया, इस पे इधर फोर्स लग गया। तो अब क्या करेगा, ये आयंस का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा ना। यस। धीरे धीरे एक सिचुएशन आएगी जब इतनी यहाँ पे फील्ड डेवलप हो जाएगी कि ये आयन का जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा। यहाँ पे एक सर्टेन नेगेटिव और यहाँ पे एक सर्टेन पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्युमुलेटेड होगा। दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये वाली प्लेट हमारी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरीके से वर्क करेगी और ये वाली निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरीके से वर्क करेगी। अब मान लो कि हम इन दोनों को एक वायर से जोड़ दिए, एक्सटर्नली वायर से जोड़ दिया आपने, तो होगा क्या कि ये निगेटिव वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव वाली प्लेट को ट्रांसफर होगी थ्रू द वायर। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज कम होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा। यस। फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फोर्स है वो डोमिनेटिंग हो जाएगा, ये आयंस जो है वो मूव करने लगेंगे। ठीक है, और इस पर्टिकुलर वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करेगा जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा। आउटर सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव को, और सेल के अंदर में जो करंट का डायरेक्शन होता है वो अंदर नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट को। ठीक है ना, करंट ये आई। ये सिचुएशन है जब हमारा सेल वर्क कर रहा होता है। ठीक है, सेल की वर्किंग क्या है, चार्ज को ट्रांसफर करना, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट को चार्ज ट्रांसफर करना अंदर सेल के अंदर। तो किसी भी सेल का जो EMF है जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह रहे हैं, दैट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय द इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ द सेल। जो कि यहाँ पे वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ड्राइविंग है ना। तो इंटरनल मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो हो गया वो इंटरनल मैकेनिज्म हो गया। उसके द्वारा यूनिट अमाउंट के चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट को ट्रांसफर करने में जो किया गया कार्य है उसको आप EMF कहते हो, है ना। वर्क डन बाय इंटरनल mechanism of the shell to transfer unit amount of charge from its negative plate to positive plate is known as EMF offset। ठीक है, यस सर। किसी भी सेल का जो EMF है, अच्छा देखो नाम में फोर्स आता है तो अक्सर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये कोई फोर्स है। फोर्स नहीं है,
फोर्स के द्वारा यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करने में जो वर्क किया गया दैट इज द ईएमएफ। उसको आप ईएमएफ कहते हो या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हो। ठीक है, वैसे आपको ये सब हाई स्कूल में 10th में पढ़ाया गया होगा, आप भूल गए हैं। लेकिन कह रहे हैं कि आपने नाम ही नहीं सुना था इस पर्टिकुलर टर्म को। नहीं सर, ये नहीं पढ़ाया गया हमें। अच्छा शॉर्टकट था सर बहुत सारा। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। हाँ, कोरोना चलते जो ना बहुत सी Yes, चीजें sir. आप जो है वो रिड्यूस हो गई थी सिलेबस। Yes, ठीक sir. है, तो वर्क डन बाय इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ सेल टू ट्रांसफर यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम इट्स नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट इज नोन एज ईएमएफ। ठीक, तो अब मान लो कि किसी सेल का ईएमएफ आपको दिया हो और सेल ने कितना चार्ज सप्लाई किया है टू द एक्सटर्नल सर्किट वो आपको मालूम हो, तो वर्क डन बाय द सेल आर बैटरी लिखना होगा। तो क्या करो, ईएमएफ को चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी से मल्टीप्लाई कर दोगे, हो जाएगा। Yes. तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेल के द्वारा क्यू चार्ज सप्लाई हो रहा है, ईएमएफ वी का है, इफ ए सेल ऑफ ईएमएफ वी एंड चार्ज सप्लाइड बाय इट, एक मिनट यार देखो तो अलग है। हाँ जी बोलिए। नहीं मैम, हमने तो दूसरे ब्रोकर से ले लिया। हाँ जी ले लिया। नहीं 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 नहीं। If a cell of EMF B and charge supplied by it is Q, then work done by the battery अगर करना हो by the cell या बैटरी, अगर ये लिखना हो तो Q इंटू वी से लिखोगे ना। जो डिफिनीशन है वहीं से आपको ये जानकारी बन गई कि कोई शेल है या बैटरी है, सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बैटरी कहते हैं ना। कई सारे सेल को एक साथ अगर Yes, sir. यूज कर रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाती है, वो बैटरी Battery. कहलाती है। ठीक है ना। Yes. तो अगर आपको किसी सेल या बैटरी का ईएमएफ मालूम है और उसने कितना चार्ज सप्लाई किया है वो आपको मालूम है, तो उसके द्वारा कितना वर्क किया गया वो लिखना होगा। तो यू कैन राइट लाइक Q इंटू वी। ठीक है भाई। यस सर। अब आइए देखते हैं कि एक शेल को अगर हमने इस कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा भाई। शेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसके इन्फ्लुएंस में चार्ज का फ्लो होगा हमारे सर्किट में। Yes. चार्ज फ्लो होगा तो इस सेल के द्वारा जो चार्ज सप्लाइड होगा पॉजिटिव प्लेट से जितना ये प्लस का चार्ज देगा उतना ही निगेटिव प्लेट से निगेटिव का चार्ज देगा। एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव करता है सर्किट में, है ना। यस पॉजिटिव सर। चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है, तो होता है बेसिकली निगेटिव चार्ज का है। तो इस निगेटिव प्लेट से निगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा और इस वाली जो मेटल की प्लेट है उससे निगेटिव चार्ज इस सेल को आएगा। तो निगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना। एक्चुअली जहां कहीं भी सर्किट आप बनाते हो तो जो करंट अपीयरेंस में आती है मेटल के अंदर में, दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज वहां पे मूव नहीं करते, बट करंट का डायरेक्शन आप पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में मानते हो ना। Yes, sir. Yes, sir. तो वो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन या निगेटिव चार्ज के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप एज्यूम करते हैं करंट का डायरेक्शन। तो प्लस का क्यू चार्ज इसने दिया तो माइनस का क्यू चार्ज इधर वाली प्लेट से जाएगा। ठीक है।
इधर से इधर को ट्रांसफर हुआ, इधर से इधर को ट्रांसफर हुआ, तो उसके इन्फ्लुएंस में इस कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा. लेट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज सी. अरे हो नहीं पाएगा जी, तो इसको यहीं पे छोड़ दें, क्योंकि बीच में छोड़ना अच्छा नहीं है ना. बस आप ये ध्यान रखिए कि हम लोग केवल बैटरी के वर्क के बारे में जानकारी पाए हैं. कैपेसिटर का जो है कितनी एनर्जी स्टोर करेगा वो डिस्कस करना है. ठीक है. ओके सर, ओके. ओके, 8-10 मिनट तो लगेंगे, तब जाके ये फर्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हो पाएगा, और उतना टाइम अभी आपको है नहीं. अटेंडेंस वगैरह अपलोड करने में या 744. हमारा 5 ईयर 7. चलिए, अटेंडेंस अपलोड हो गया, आप लीव कर सकते हो. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Thank you, sir.